आज का हमारा टॉपिक है फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स वो साइकिल्स हैं जो किसी भी फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। ठीक मतलब इन प्रोसेस होंगी, चलती रहेंगी थ्रू आउट द ईयर। और वो क्या करती हैं, वो इस चीज़ को मेक श्योर करती हैं कि जो स्पर्म है और एग है ये दोनों एट द सेम टाइम अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर एट द सेम टाइम अवेलेबल होंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगी, तभी किसी न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी। सही। अच्छा, यहाँ पर भी सेम यही बात लिखी हुई है, फर्टिलाइजेशन नीड्स प्रॉपर टाइमिंग ऑफ रिलीज ऑफ गैमेट सो दैट बोथ स्पर्म एंड एग आर प्रेजेंट एट द अबाउट द सेम टाइम। जो स्पर्म होता है वो मेल गैमेट होता है और एग होता है फीमेल गैमेट, दोनों का एक ही टाइम पर मौजूद होना ज़रूरी है ताकि किसी नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो सके। अब यहाँ पर दो तरह की साइकिल्स हैं हमारे पास, एक होती है स्ट्रेस साइकिल और एक होती है ओवेरियन साइकिल। स्ट्रेस साइकिल सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि ईस्ट्रस साइकिल सबसे पहले जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है। ह्यूमन फीमेल्स में ये नहीं हो रही होती है और इनका एक सीज़न होता है जिस सीज़न को हम कहते हैं ब्रीडिंग सीज़न। इसमें होता क्या है कि एग मेच्योर होता है और कुछ हार्मोनल सिक्रीशंस होना शुरू होती हैं फीमेल एनिमल की बॉडी में, और फिर उसके बाद उस हार्मोनल सिक्रीशंस की वजह से कुछ ना कुछ बिहेवियरल चेंजेस आना शुरू होते हैं और इसकी वजह से जो भी एनिमल होगा वो मेटिंग के लिए तैयार हो जाता है। ठीक। अच्छा, इस पीरियड को हम कहते हैं हीट पीरियड और इसके अंदर सेक्सुअल रिसेप्टिविटी ज़्यादा होती है। इस साइकिल को स्ट्रेस साइकिल कहेंगे और ये कभी भी हो सकती है। हर एनिमल के लिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। कुछ एनिमल्स में वंस अ ईयर होती है, कुछ में ट्वाइस अ ईयर होती है, कुछ में थ्राइस अ ईयर होती है, कभी कभी डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप होती है। ठीक। लेकिन ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ये नहीं होती है स्ट्रेस साइकिल। अच्छा, अब ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है, ओवेरियन साइकिल होती है या तो फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, यहाँ पर आ रही है। ठीक। ओवेरियन साइकिल क्या होती है, जब भी ह्यूमन फीमेल प्यूबर्टी के टाइम जाती है तो उसकी थ्रू आउट द इंटायर लाइफ तकरीबन 2 लाख oocytes की फॉर्मेशन होती है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 450 oocytes ऐसे होते हैं जो मेच्योर एग्स में कन्वर्ट होते हैं और जो फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। उन 450 एग्स में से भी उनका उस टाइम पे सेम टाइम पे अवेलेबल होना ज़रूरी है जब स्पर्म भी अवेलेबल हो। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर दो टर्म्स आएंगी। एक टर्म ऑलरेडी लिखी हुई है, एक टर्म मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि एक टर्म है हमारे पास मेनार्क, यहाँ पर लिख देते हैं मेनार्क। मेनार्क क्या होता है, वो टाइम होता है जब कोई भी ह्यूमन फीमेल प्यूबर्टी रीच कर देती है। ठीक। यानी कि इस तरह से कह सकते हैं हम कि कोई भी जो फीमेल है, सपोज़ 9 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स या तो फिर 13 ईयर्स, कभी भी टाइम में इस टाइम के बीच में जब भी कभी उसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी, जब भी प्यूबर्टी होगी, तो वो पीरियड उसका कहलाता है मेनार्क। ठीक। इसी तरह जब ह्यूमन फीमेल 50 ईयर्स की हो जाती है तो फिर इसके करीब तो क्या होता है मेन्यूपॉज, जहाँ पर उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल या ओवेरियन साइकिल स्टॉप हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये सीजनल नहीं होता है ऑस्ट्रस साइकिल की तरह, बल्कि क्या होता है, एवरी 28 डेज़ एक एग रिलीज़ होता है, एक मेच्योर एग रिलीज़ होता है और इस साइकिल को ओवेरियन साइकिल कहते हैं। फिर उसके बाद पूरी साइकिल चलती है, फिर 28 डेज़ बाद दोबारा एक एग रिलीज़ होगा जो मेच्योर होगा, जो फर्टिलाइजेशन के काबिल होगा, जो नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करेगा। ठीक। इस पूरे प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं और द ओव्यूलेटेड एग एंटर्स द ओविडक्ट वे फर्टिलाइजेशन में आकर और ये आगे ओविडक्ट में चला जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये यहाँ पर जो चीज़ प्रेजेंट है ये ओवरी है, जहाँ पर सारे मेच्योर एग की फॉर्मेशन होनी है। यहाँ से निकल के ये एक चला जाता है यहाँ ओविडक्ट में, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी। सही। अब ये साइकिल पूरा हम डिटेल में पढ़ते हैं किस तरह से होती है। अच्छा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को यूट्रीन साइकिल भी कहते हैं। ठीक। यूट्रीन साइकिल की एक फॉर्म है, ओवेरियन साइकिल को हम यूट्रीन साइकिल्स में ही कंसिडर कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि मंथली एक एग मेच्योर होता है। ठीक। यूट्रीन की प्रिपरेशन होती है, यूट्रीन या जो यूट्रस होता है जहाँ पर बेबी ने रिसाइड करना है, सपोज़ अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वहाँ पर फिर आपकी मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इस साइकिल के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहला जो फेज़ होता है वो होता है एम फेज़। ठीक। अच्छा, ये बात मैंने बताई थी 27 to 28 डेज़ जो होते हैं वो एवरेज उन्होंने बताया था कि हर 28 डेज़ बाद एक मेच्योर एग रिलीज़ होगा। ये साइकिल 21 डेज़ की भी हो सकती है मिनिमम और 35 डेज़ की भी हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन इनका एवरेज जो है वो 27 to 28 डेज़ है जो हर ह्यूमन फीमेल में होता है नॉर्मली। ठीक। अच्छा, अब सबसे पहला फेज़ एम फेज़ है। एम फेज़ को हम मेंस्ट्रुएशन फेज़ भी कहते हैं। ये स्टार्ट होता है फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक और मेनली इसकी कैरेक्टराइज्ड होता है ये ब्लीडिंग से। सही। यानी फर्स्ट डे से लेके 5th डे तक ब्लीडिंग होनी है और ब्लीडिंग को ही आप मेंसेस भी कहते हैं या तो फिर ब्लीडिंग को ही आप मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं।
या तो फिर ब्लीडिंग को ही आप पीरियड्स भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, बस सिंपली इसके अंदर ये ब्लीडिंग हो रही है। अब क्यों हो रही है, ये ब्लड वेसल्स शेड हो रही होती हैं, यूट्रस की लाइनिंग शेड हो रही होती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो शेड हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही होती हैं, अभी जब हम बाकी फेसेस पढ़ेंगे तो फिर उसमें पता चलेगा, सही। अच्छा, ये फर्स्ट फेज़ था मेंस्ट्रुएशन फेज़, एम फेज़ जिसे कहते हैं। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है फॉलिक्यूलर फेज़, ठीक। अब फॉलिक्यूलर फेज़ में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है फॉलिकल। अच्छा, जब फर्स्ट डे से 5th डे तक ये चल रहा है तो हमारे पास 5th डे के बाद आ जाता है 6th डे। तो 6th डे से लेके 12th डे तक ये वाला फॉलिक्यूलर फेज़ चलता है, सही। यानी कि ये तकरीबन हो जाते हैं हमारे 7 दिन, ठीक है, 7 डेज़। इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर होता है। ओवरी मैंने अभी डायग्राम में बताई थी कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे बड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल, सही। ये मेच्योर नहीं होता है। अब होता क्या है, बहुत सारे प्रीमोडियल फॉलिकल्स होते हैं जो आगे से जाके मेच्योर हो रहे होते हैं, मेच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे, और इसी मैच्योर फॉलिकल को हम कह रहे होते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये सारी चीज़ें अभी हम बुक से भी देखते हैं, अभी पहले इससे समझ लेते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक हार्मोन काम कर रहा होता है FSH, ये पढ़ा था चैप्टर 3 में। FSH कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, सही। अब ये क्या करवाता है, बहुत सारे प्रीमोडियल फॉलिकल होते हैं जिनमें से सिर्फ कोई एक होगा जो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, सिर्फ कोई एक होगा, यानी ओनली 1, ठीक। अच्छा, अब होता क्या है, पहला काम क्या हुआ कि फॉलिकल फेस में हमारे पास प्रीमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट हो गया मैच्योर फॉलिकल में, जिसका नाम था ग्राफियन फॉलिकल। एक और काम हो रहा होता है इसी फेस के अंदर, और वो काम क्या होता है, वो ये होता है कि ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, ये भी चैप्टर 3 में पढ़ा था हमने। तो ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, इस हार्मोन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब ये हार्मोन क्या कर रहा होता है, इस हार्मोन का फंक्शन ये होता है कि ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है यूट्रस की, ये उसको बेबी के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, ठीक है। तो यानी एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस कॉज करवाता है, ताकि अगर सपोज प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होगी वो थिक होगी और बेबी वहाँ रिजाइड कर सकेगा, सही। ये 2 फंक्शन होते हैं जो फॉलिकल फेस में हो रहे होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड फेज़। थर्ड फेज़ जो होता है वो कहलाता है ओव्यूलेशन फेज़। बुक में एक और नाम भी है, वहाँ से भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आता है ओव्यूलेशन फेज़। अब ओव्यूलेशन फेज़ में क्या होता है, ये यहाँ पर हमारे पास ख़त्म हुआ था 12th डे पे, तो ये स्टार्ट हो जाएगा 13th डे पे। तो ये होता है 13th डे से लेके 15th डे तक, यानी सिर्फ ये 3 दिन का होता है, और इसको हम ओव्यूलेशन फेज़ कह रहे होते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे हम कहते हैं LH, ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये भी चैप्टर 3 में पढ़ा था। इस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है, सपोज़ यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि हमारे पास ये ओवरी थी, इस ओवरी के अंदर यहाँ पर एक प्रीमोडियल फॉलिकल था। इसमें से मैंने बताया था कि कोई सिर्फ एक होगा जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैच्योर वाले में, ठीक, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ग्राफियन फॉलिकल। बहुत सारे होते हैं जिनमें से सिर्फ एक कन्वर्ट होगा ग्राफियन फॉलिकल में। अब ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, ये जो चीज़ मैंने बनाई है ना, ये चीज़ होती है एग या तो फिर ओवम, ठीक है, जिसने आगे जाके फर्टिलाइजेशन करनी है, जिसने आगे जाके फ्यूज़ होना है स्पर्म के साथ, और इसके अंदर बाकी और भी कुछ ना कुछ सेल्स वगैरह होते हैं या कोई ना कोई चीज़ें होती हैं, ठीक। अच्छा, अब होता क्या है कि ओव्यूलेशन फेज़ है, ठीक, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक्ट करेगा इसके ऊपर, और आगे से ये जो एग होगा इसको ये बाहर सिक्रीट आउट करवा देगा। यानी ये जो हमारे पास ओवम था या एग था, ये अब कहाँ आ गया, बाहर आ गया। इसकी जो वॉल होगी रप्चर होगी और यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, ठीक। तो पहला काम ये हो रहा है। अब दूसरा काम हो रहा है इसके अंदर अब दूसरा काम क्या हो रहा है कि फॉर्मेशन हो रही है कॉर्पस ल्यूटियम की, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। इसकी स्पेलिंग अभी देख लेंगे क्या होती है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, अब देखो यहाँ पर मैंने ये जो रेड से बनाया हुआ है, ये बाकी के कुछ सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ग्राफियन फॉलिकल के अंदर।
एग के अलावा बाकी जितना मटेरियल होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम को हम कह सकते हैं कि क्या होता है कॉर्पस ल्यूटियम, बाकी जितना भी पार्ट होगा, यानी कि टिश्यूज़ होते हैं डिफरेंट, तो टिश्यूज़ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल अदर देन एग, सही। तो ये चीज़ जो होते हैं ये अलग से हमारे पास आ जाता है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम का आगे से काम होता है कि ये एक हार्मोन रिलीज़ करवाता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन पहले हो रहा था, यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, सही। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं अभी। अब प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है, इसका काम क्या होता है कि देखो ईस्ट्रोजन यहाँ पर क्या करवा था कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस को मेंटेन कर रहा था, ठीक है, थिकनेस करवा रहा था, और प्रोजेस्टेरॉन उसकी हेल्प कर रहा होता है। तो ये क्या करता है, ये मेंटेन करवा रहा होता है यूट्रस को, कि सपोज़ अगर अभी भी प्रेगनेंसी हो जाती है तो बेबी रिसाइड करेगा, उसके लिए यूट्रस की लाइनिंग थिक होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि अभी ये वो फेस है जहाँ पर हमारे पास एग अवेलेबल है फर्टिलाइजेशन के लिए, मैच्योर एग। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं लास्ट फेस होता है जो होता है ल्यूटियल फेस, और ये स्टार्ट होता है, देखो यहाँ पर था हमारे पास 15th डे पे ये एंड हुआ था, तो इसका मतलब 16th डे पे ये स्टार्ट होगा, और हमने कहा था एवरेज साइकिल 28 डेज़ तक होती है, तो ख़त्म हो गई ये 28th डे पे। अब यहाँ पर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके कॉर्पस ल्यूटियम की डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर सपोज़ इस फेज़ के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ये एग फ्यूज़ हो जाता है स्पर्म से, तो वेल एंड गुड, फिर आगे से नहीं होगा कुछ भी, ठीक, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होगा, फर्दर कोई काम नहीं होगा। लेकिन अगर ये नहीं होता है फर्टिलाइजेशन, तो आगे से कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जब ये ख़त्म होगा तो इसका काम क्या था, प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन। अब जब ये ही ख़त्म हो गया तो क्या प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा, प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट नहीं होगा। इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन था उसकी सिक्रीशन कम होगी, यानी उसका लेवल भी कम होना शुरू हो जाएगा। अब जब लेवल कम होगा तो बॉडी को इंडिकेट हो जाएगा कि अब इस यूट्रस की थिकनेस को मेंटेन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अब क्या करेगी बॉडी, जितने भी ब्लड वेसल्स बने थे, जितने भी सारे थिकनेस हुई थी, टिश्यूज़ की फॉर्मेशन हुई थी, उनको ये सब ज़ाया कर देगा, ख़त्म कर देगा, और इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करवा देगा, और वापस से हमारे पास मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, जिसके अंदर ब्लीडिंग होगी, जितने भी टिश्यूज़ थे, जितने भी ब्लड वेसल्स थी, वो सब बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, सही। ये सारी हमारे पास मेंस्ट्रुएशन साइकिल थी। अब बुक से देख लेते हैं इसको एक नज़र। तो यहाँ पर सेम यही चीज़ लिखी हुई है कि कौन कौन से फेसेस होते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन फेस है या एम फेस है, फिर फॉलिकल या तो फिर एफ फेस, फिर ओव्यूलेशन या ओ फेस, फिर कॉर्पस ल्यूटियम या तो फिर एल फेस, ठीक। मेंस्ट्रुएशन फेस में क्या होता है, ब्लीडिंग का ऑनसेट होता है, जिसमें ब्लड की फॉर्म में डिस्चार्ज हो रहा होता है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं यूट्रस के, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं थ्रू वजाइना, सही। अच्छा, मेंस्ट्रुएशन कब होती है, जब बॉडी अवेयर हो जाती है कि अब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होनी है, या तो फिर कोई प्रेगनेंसी नहीं होनी, या यूट्रस की थिकनेस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पर जो एंडोमेट्रियम होती है या एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, यूट्रस के अंदर ही लाइनिंग प्रेजेंट होती है, यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है एंडोमेट्रियम, सही। ये लाइनिंग जो इन्होंने बनाई हुई है, इसकी थिकनेस का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाता है। ये ब्रेक होना शुरू होती है और इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ये फ्लो आउट हो जाती है आउट ऑफ द वजाइना। अच्छा, और ये स्टेज 5 डेज़ तक चलता है, यानी फर्स्ट डे से लेके 5 डे तक यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला फेस है फॉलिकल फेस। ये मेंस्ट्रुएशन फेस के एग्जैक्ट आफ्टर स्टार्ट हो जाता है, और इसमें क्या होता है, रिलीज़ ऑफ ओवम होता है। ये 7 डेज़ तक होता है, यानी डे 6 से लेके डे 12 तक होता है। इसके अंदर मैंने बताया था कि क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है, एक हार्मोन रिलीज़ होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है, ब्लड के अंदर सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। इसका काम क्या होता है कि स्टिमुलेट्स द ओवरी टू प्रोड्यूस अ हार्मोन, ये ओवरी को स्टिमुलेट करता है, आगे से ईस्ट्रोजन की फॉर्मेशन करवा रहा होता है, और ईस्ट्रोजन क्या करता है कि थिकनिंग करवाता है यूट्राइन वॉल की। अच्छा, लो FSH लेवल एंड हाई एस्ट्रोजन लेवल इन द ब्लड इनिशिएट द सिक्रीशन ऑफ अनदर हार्मोन, आगे से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी सिक्रीट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होगा। अगला फेस है ओव्यूलेशन फेस। ये शॉर्ट फेस होता है जो सिर्फ 3 दिन तक लास्ट करता है, डे 13 से लेकर डे 15 तक। इसमें क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो रप्चर होना शुरू हो जाता है,
सही, सेम वही बात है। और उसके अंदर से जो हमारे पास मैच्योर एग था वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और ओविडक्ट में चला जाएगा वो। अब सपोज़ अगर यहाँ पर स्पर्म आ जाता है, उसकी फ्यूजन हो जाती है तो वेल एंड गुड, फिर उसके बाद हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा, ये सब डीजनरेट हो जाएगा, ये भी बॉडी से बाद में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट फेज़ है कॉर्पस ल्यूटियम फेज़। इसमें क्या होता है कि ये लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, 12 to 14 डेज़ का होता है, ठीक, 16 to 28 डे पे चलता है ये। इसको LH भी इट इज़ सो कॉल्ड क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है कि LH जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये रप्चर करवा रहा होता है फॉलिकल को, आगे से प्रोजेस्टेरॉन की भी फॉर्मेशन हो रही होती है। अगर मैच्योर ओवम होगा तो फिर वो आगे चला जाएगा, फर्टिलाइज़ हो जाएगा। अगर फर्टिलाइज़ नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो फिर वो बॉडी से दोबारा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं जो क्या करते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसमें मेल न्यूट्रिशन आ जाता है अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, या तो फिर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, या कोई स्ट्रेस लिया हुआ है आपने, टेंशन डिप्रेशन है किसी चीज़ का, तो उसकी वजह से भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी इरेगुलर हो सकती है। फिज़िकल स्ट्रेन है जैसे जिमनास्टिक वगैरह, या तो फिर आप कोई हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसकी वजह से हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है तो उसकी वजह से भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ पर डायग्राम बनी है, इस डायग्राम को भी एक नज़र देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये सबसे पहले डे 1 है हमारे पास। डे 1 में ये बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल्स जो मैंने कहे थे, ठीक। और इनमें से आगे जाके ये मैच्योर होंगे और इनमें से कोई एक मैच्योर होगा और आगे कन्वर्ट हो जाएंगे मैच्योर फॉलिकल में, जिसको हमने ग्राफियन फॉलिकल का नाम दिया था। ये फॉलिकुलर फ्लूइड है और इसके अलावा यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट है, सॉरी ओवा प्रेजेंट है, या तो फिर एग प्रेजेंट है। आगे से जाके ये रप्चर होगी और रप्चर होने के बाद ये एग बाहर चला जाएगा, ठीक। और एग तो बाहर चला गया, उसके अलावा जितना भी पार्ट था वो कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होगी, मैच्योर हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। आगे से कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा और क्या कहते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन के थ्रू, यानी 28th डे पे। सही।